नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात किरीट सोमैया के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की। जिन्हें कोर्ट से राहत मिली तो किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर निशाना साधा। फिर बात करेंगे पन्नू के चक्रव्यूह में फंसे भगवंत मान की, क्योंकि अब एसएफजे और पंजाब के सीएम भगवंत मान के सुर लगभग मिलने लगे हैं और मान ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की बात की तो पन्नू ने हरियाणा को ही पंजाब का हिस्सा बताकर उसे खालिस्तान बनाने की बात कही है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे गुंडागर्दी के चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी पार्टी की, जिसके लोग अब दिन दहाड़े लोगों पर हमला कर पंजाब में गुंडा राज चला रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे जासूसी के चक्रकाल में फंसे पाकिस्तान की, जिसके खिलाड़ी 2012 में अपने आखिरी दौरे पर आए थे, लेकिन उनके साथ उनकी बीवियों को भेजे जाने का मकसद बहुत ही खतरनाक था। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात किरीट सोमैया के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिन पर अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में अब मनी लॉन्ड्रिंग गेम शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से उद्धव के मंत्रियों को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए जाने के बाद उद्धव के नेताओं ने हवा में तीर चलाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचना शुरू हुआ है। अब एक नया मामला उठाया गया है, जिसमें बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बताया है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क के ठीक सामने श्रीजी होम्स नाम से एक कंपनी की बिल्डिंग है। यह कंपनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की कंपनी है। इसमें 29 करोड़ 62 लाख से अधिक का काला पैसा लगाया गया है। मुंबई के बीजेपी कार्यालय में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सोमैया ने इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरा है और सवाल किया है कि यह पैसा कॉन्ट्रैक्टरों से वसूली का पैसा है क्या? इस कंपनी से उद्धव ठाकरे का क्या संबंध है? सोमैया ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इस कंपनी में उद्धव ठाकरे परिवार की ओर से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके अलावा किरीट सोमैया ने पूछा कि उद्धव ठाकरे बताएं कि हवाला किंग नंद किशोर चतुर्वेदी को कहां छिपाया गया है। पूरे ठाकरे परिवार के साथ नंद किशोर के कई लेन देन सामने आए हैं। ठाकरे परिवार ने कई सालों से कई करोड़ों की लेन देन की है। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और पाटनकर के साथ चतुर्वेदी की कई आर्थिक व्यवहार हुए। हवाले के इस मास्टरमाइंड को अब तक फरार घोषित क्यों नहीं किया गया? नंदकिशोर चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे के बीच 3 कंपनियों को लेकर कई करोड़ का आर्थिक व्यवहार है। ऐसे में जहां नंदकिशोर चतुर्वेदी को जांच एजेंसी ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी सरकार भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रही। दरअसल उद्धव के नेता संजय राउत की ओर से लगातार किरीट सोमैया को घेरा जा रहा है, लेकिन मामला कोर्ट में है। इसके अलावा उद्धव के नेता जहां हवा में तीर चला रहे हैं, तो वो उनको अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे की सरकार पर फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के पास किरीट सोमैया के इन सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए वो भी चुप हैं और उनके मंत्री भी, क्योंकि पता है कि अब अगर जांच हुई और राज बाहर आएंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे के कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा और संकट में फंसी अघाड़ी सरकार और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगी। किरीट सोमैया के जाल में उद्धव फंसे और पन्नू के चक्रव्यूह में भगवंत मान फंस गए, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर एक ऐसी हरकत की है जिसके बाद आम आदमी पार्टी के खालिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक बार फिर खालिस्तान का राग अलापा है। उसने 15 अप्रैल को हरियाणा बनेगा खालिस्तान नाम से एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में गुरुग्राम के डीसी ऑफिस पर 29 अप्रैल को खालिस्तान का झंडा लगाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खालिस्तान के लिए हरियाणा में रेफरेंडम की बात भी कही गई है। पंजाब के बाद पन्नू की नजर अब हरियाणा पर है और पन्नू के मुताबिक हरियाणा पर पंजाब का अधिकार है। यही अधिकार प्रदर्शित करने के लिए 29 अप्रैल को गुरुग्राम के डीसी कार्यालय पर खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। एसएफजे ने खालिस्तान का मानचित्र भी जारी कर रखा है, जिसमें हरियाणा को भी शामिल किया गया है।
इस पत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादुवाल के अलावा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का भी खालिस्तान अभियान में समर्थन मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा पन्नू ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें खालिस्तान समर्थक वॉलंटियर्स की भर्ती की भी घोषणा की गई है। वीडियो में पन्नू कह रहा है कि पंजाब को भारत के कब्जे से आजाद करवाने के लिए जारी खालिस्तान रेफरेंडम का अगला चरण इटली में 8 मई को होगा। पंजाब के भारत से आजाद होने के बाद हरियाणा पंजाब का हिस्सा होगा। 29 अप्रैल को हरियाणा के हर जिले के डीसी ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। हरियाणा के लोग सुन लें कि उनकी जमीन पंजाब का हिस्सा है। ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें पंजाब के साथ जाना है या फिर भारत के साथ। आतंकी पन्नू खुले तौर पर पंजाब को भारत से अलग करने की बात कर रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सुर भी पन्नू से मिल रहे हैं, क्योंकि मान भी चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की पैरवी कर चुके हैं। इसी के साथ चुनाव से पहले पन्नू ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को एक कथित लेटर लिखा था जो वायरल हो गया था। तब आम आदमी पार्टी लगातार खुद का बचाव करती नजर आई थी, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और खुले तौर पर सरकार और आतंकी संगठन एक दूसरे के सुर से सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कनेक्शन आतंकी संगठन से सामने आए हैं और जिस तरह से इन दोनों की बातें एक जैसी हैं, उससे एक बात कहना गलत नहीं होगा कि सिख फॉर जस्टिस पंजाब को खालिस्तान बनाने की फिराक में है और आम आदमी पार्टी भी उसमें उसका साथ दे रही है। यहां पन्नू के चक्रव्यूह में भगवंत मान फंसे और वहां पंजाब में केजरीवाल का गुंडा राज शुरू हो गया। पंजाब में अब कमान पूरी तरह से सरकार के हाथ में आने के बाद सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के लोग बौखला गए हैं और जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने 13 अप्रैल को कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर तलवार से हमला कर दिया और उस पर लगभग 30 वार किए गए। गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज किया गया है और विवाद का कारण नशे की तस्करी की शिकायत करना बताया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे राजनीतिक रंजिश भी बताया जा रहा है। मामला गांव ठठिया महंता का है, जहां के दिलबाग सिंह कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उनका आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद से उनको धमकियां मिलने लगी थी। अब घटना के दिन दिलबाग सिंह सुबह 11 बजे के आसपास स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान उन पर लगभग 5 से 7 हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उनके हाथ, पैर और सिर को निशाना बनाते हुए लगभग 30 वार किए गए। शर्मनाक बात तो ये थी कि हमले के बाद घायल को सड़क के किनारे तड़पता छोड़कर हमलावर फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएसपी ने पीड़ित का बयान दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। खुद दिलबाग सिंह के पिता ने बताया है कि उनके बेटे यानी कांग्रेस कार्यकर्ता ने नशा तस्करों की शिकायत पुलिस से की थी। इस बात से वो रंजिश रखते थे। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपित अजीत सिंह, भिंदर, राजू 3 सगे भाई हैं। 1.5 साल पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी। उस केस में पंचायत ने दोनों का समझौता कराकर राजीनामा लिखवा दिया था। अब फिर मारपीट हुई है और क्योंकि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है तो खुले तौर पर आपकी गुंडागर्दी शुरू हो गई है। ना तो सरकार को अपने खिलाफ किसी की आवाज उठना पसंद है और जो पार्टी के लोग हैं वो भी अब ये समझ रहे हैं कि पावर में आम आदमी पार्टी है तो उसकी आड़ में वो राह चलते किसी को भी किसी से भी बदला ले सकते हैं और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन अब केजरीवाल इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि वैसे तो वो पंजाब की तस्वीर बदलने के बड़े बड़े दावे करते हैं। पंजाब में नशाखोरी तो पहले ही बढ़ी हुई है और अगर उसे लेकर कोई आवाज उठा रहा है तो खुलेआम उनके लोग मार काट कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता से मतलब था और इसी पावर का फायदा उठाकर अब उनके लोग पंजाब में गुंडागर्दी करने लगे हैं। अब एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी सामने आ गई तो दूसरी तरफ जासूसी के चक्रव्यूह में पाकिस्तान के खिलाड़ी फंस गए, जिसकी एक खतरनाक हरकत का खुलासा अब पूर्व पीसीबी चीफ ने किया है।
पाकिस्तान की ओर से जब जब कोई भारत में कदम रखता है तो उसे लेकर एक संदेह जरूर होता है कि इस बार पाक की ओर से कोई नापाक हरकत ना हो। लेकिन 2012 में जब पाकिस्तानी टीम भारत दौरे पर आई थी, उस दौरान भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। 2012 में पाकिस्तानी टीम आखिरी बार अपने भारत दौरे पर आई थी। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने परिवार के साथ उस समय भारत आए थे। अब पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के साथ उनकी बीवी को जासूस बनाकर भेजा था। यह खुलासा खुद पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष जका अशरफ ने किया है। उन्होंने बताया है कि 2012 की T20 सीरीज के दौरान उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारत में कुछ गड़बड़ करने का शक था, इसीलिए उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ उसकी बीवी के जाने का बंदोबस्त किया था। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि 2012 से पहले के भारत दौरे पर कई पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के बाद पार्टियों में मस्ती करते हुए पाए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए अशरफ ने सोचा कि अगर खिलाड़ी के साथ उनकी बीवी होंगी तो वो देर रात तक बाहर नहीं घूमेंगे। ये फैसला पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर नजर रखने के लिए लिया गया था। अशरफ को डर था कि कहीं भारतीय मीडिया के हाथ कुछ लग गया तो इससे पीसीबी और पाकिस्तान की इमेज खराब हो सकती है। इसीलिए अशरफ ने तय किया कि खिलाड़ियों की हरकतों पर नजर रखने के लिए उनकी बीवी साथ रहेंगी। इसके साथ ही अशरफ ने आरोप लगाया है कि जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया दौरे पर आती थी तो भारतीय मीडिया उनके खिलाड़ियों की छवि खराब करने की कोशिश में रहता था। इससे पूरा पाकिस्तान बदनाम हो सकता था। ऐसे में किसी भी बदनामी के खतरे से बचने के लिए उन्होंने बीवियों को जासूस बनाकर भेजने का फैसला किया था। 2012 में पाकिस्तानी टीम 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने भारत आई थी। T20 सीरीज बराबरी पर समाप्त हुई थी और वनडे सीरीज में पाकिस्तानी टीम ने जीत दर्ज की थी। इस दौरे पर मोहम्मद हासिफ, अजहर अली, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, कामरान अकमल, उमर गुल आदि पाकिस्तानी क्रिकेटर आए थे। उस दौरान के बाद से ना तो पाक खिलाड़ी कभी भारत दौरे पर आए और ना ही टीम इंडिया कभी पाकिस्तान गई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ ने यह कहा है कि खिलाड़ियों की बीवियों को जासूस बनाकर इसीलिए भेजा गया था ताकि भारतीय मीडिया के हाथ कुछ ऐसा ना लगे जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। लेकिन यह जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की है कि वो अपनी हरकतों पर काबू रखें। ठूस ठूस कर खाएंगे, शराब पिएंगे, देर रात तक मैच की चिंता छोड़कर बाहर घूमेंगे तो उससे जो बदनामी पाकिस्तान की होगी उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी ही जिम्मेदार होंगे। और भारतीय मीडिया क्यों पाकिस्तान को बदनाम करेगी? जो सच होगा मीडिया भी वही दिखाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के ही खिलाड़ियों की हरकतें ऐसी हैं जिससे मुल्क की बदनामी हो और उस पर सवाल उठाए जाए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।